जय हिंद प्यारे मित्रों। यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट में आपका स्वागत है। आज 3 टॉपिक को कवर करूंगा। पहला सुंदरबन, दूसरा शिग्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में, और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कौन मनाता है, ये कब मनाया जाता है। इससे संबंधित 2-3 फैक्ट होंगे जो यूपीएससी के प्रीलिम्स फैक्ट की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, इसे जानेंगे। और साथ ही साथ सुएज नहर चर्चा में क्यों है, इसे जानेंगे। इसकी पृष्ठभूमि यानी इसका निर्माण किसने किया है और किस देश में है, और उस देश की लगने वाली सीमा क्या है। आइए चलते हैं टॉपिक पर। पहला सुंदरबन टॉपिक क्यों चर्चा में है। अभी आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए, तो चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा सुंदरबन के विकास के लिए मुद्दे किए उठाए गए, बातें की गई, इसलिए चर्चा में रहा था। क्यों विकास के लिए? क्योंकि वर्ष 2020 में चक्रवात अम्फान के द्वारा यह बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, इस कारण से चर्चा में रहा था। तो इससे क्या एक टॉपिक उठता है कि अम्फान चक्रवात कहाँ आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। ये बात नोट करना। अरब सागर कर देगा तो आप मिलान के क्वेश्चन आते हैं कि ये चक्रवात किस जगह आया था, ये चक्रवात किस जगह आया था, तो अम्फान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। और कब आया था? 2020 में आया था। अब आइए सुंदरबन के बारे में जानते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित यह भारत और बांग्लादेश में फैला है और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजिकल सिस्टम है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है। उसके बाद कहाँ पाया जाता है? उसके बाद गुजरात में पाया जाता है, उसके बाद अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले क्या है? पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, उसके बाद गुजरात, और उसके बाद अंडमान निकोबार। कभी कभी यूपीएससी सीक्वेंस में पूछ देती है कि क्रम में सजाइए सबसे ज़्यादा कहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव प्रजाति क्या होती है, इनके बारे में भी जानेंगे। आप बस परेशान नहीं देखते रहिए। अधिकांश क्षेत्रों लंबे समय से फॉरेस्ट रिजर्व का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसे वर्ष 1973 में टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब हुई थी? 1973 को हुई थी। तो 1973 को ही इसे सुंदरबन को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। तो 1973 को टाइगर रिजर्व और 1984 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। 73 को टाइगर रिजर्व, 84 को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और 1987 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो 73, 84, 87, 73 को क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 84 को नेशनल पार्क घोषित किया गया था। 87 को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया, और 2001 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया। तो 73, 84, 87, 2001 टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, फिर बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो 4 प्रकार और 4 क्षेत्रों में। कहीं कहीं देखते हैं कि इसे बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं कि इसे 2001 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में मान्यता प्राप्त की। कब? 2019 को। तो 73, 84, 87, 2001 और 2019, ये 3-4 डेट लिखिए, उनके सामने सामने ये फैक्ट लिखिए, तो आपका छोटा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी क्षेत्र है। तो जब विश्व का बड़ा पारिस्थितिकी क्षेत्र होगा, तो ऑब्वियसली अधिक से अधिक प्रजातियाँ पाई जाएंगी, पक्षियों की, जीव जंतुओं की। तो इसे याद नोट कीजिएगा। कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती हैं? जैसे खारे पानी का मगरमच्छ, और रॉयल बंगाल टाइगर जो सिर्फ बंगाल में ही पाया जाता है, और वाटर मॉनिटर छिपकली, गंगा डॉल्फिन, ओलिव रिडले कछुए का भी ये घर है। और कई प्रकार के दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं, संकटग्रस्त जंतु पाए जाते हैं। तो इसके ये समझिए, कोई भी फैक्ट आएगा तो अब इसके आपको बाहर नहीं जाएगा। ये नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कीजिएगा। सुंदरबन विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव जंगल है, मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जहां बाघों का निवास होता है। वैसे आपने देखा होगा मैंग्रोव क्षेत्रों में बाघ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सुंदरबन में बाघ भी पाए जाते हैं। सुंदरबन में आपको दुनिया की कोई भी प्रजाति होगी जो सुंदरबन में ना मिलती है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी क्षेत्र है, इसलिए। तो ऐसे पूछते विश्व का वह एकमात्र कौन सा जंगल है या कौन सा क्षेत्र है जहाँ मैंग्रोव में बाघ निवास करते हैं, तो कौन? सुंदरबन होगा। ये इसकी लोकेशन देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, और इंडिया बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। कितना बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ बंगाल खाड़ी है। यहाँ से जब तूफान अम्फान आया तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब आइए बात मैंग्रोव वन की हुई, तो आइए देखें मैंग्रोव वन क्या होते हैं। मैंग्रोव विश्व के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक लवण सहिष्णु पादप होते हैं, पौधे का एक समूह होता है। तो महत्वपूर्ण क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये नोट कीजिएगा। अब शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र देगा यूपीएससी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शीत क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। ये उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और लवणीय जलों में पाए जाते हैं। लवण के जो नमकीन जल होता है, जो तो समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए बंगाल की खाड़ी क्या है, समुद्र से लगा हुआ है क्षेत्र, तो इसलिए वहाँ पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में नमकीन पानी पाए जाते हैं।
और ये किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं कि ये मैंग्रोव वन कई पारिस्थितिकी कार्य करते हैं, जैसे इनसे लकड़ी का उत्पादन होता है, मछली का प्रजनन क्षेत्र होता है क्योंकि वहाँ बहुत अधिक जैव विविधता मिलती है, मछलियों के लिए अच्छा भोजन मिलता है, और पक्षियों और प्रमुख जीवों के आवास, तटीय क्षेत्रों में चक्रवात से बचाव करते हैं क्योंकि इनकी जो रूट होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, तो तटीय क्षेत्रों में ये चक्रवात से बचाव का कार्य करते हैं, प्राकृतिक बैरियर का कार्य करते हैं और प्राकृतिक आपदा से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में पश्चिम बंगाल, राज्यों और संघ शासित प्रदेश सबको मिला ले तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का आवरण यानी मात्रा उच्चतम प्रतिशत मौजूद है, सबसे ज़्यादा है। उसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार, जैसे मैंने आपको बताया था। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में मैंग्रोव वन और उनकी परिस्थिति के क्षेत्र में डेटा प्रदान करती है। इसी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा है, इसके बाद कहाँ पर है, गुजरात में, इसके बाद अंडमान निकोबार में। अगला टॉपिक कौन सा है, सिग्मोत्सव। कहाँ मनाया था, गोवा मनाया जाता है। ये क्यों चर्चा में, तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने कहा है इसकी एक गाइडलाइन जारी की है। तो सिग्मोत्सव या सिग्मो, यह कहाँ मनाया था, कहाँ मनाया था, गोवा मनाया जाता है। तो गोवा का एक त्यौहार है। और सिग्मोत्सव महोत्सव में एक सिग्मोत्सव परेड को केवल 3 स्थानों पर, पणजी गोवा की जो राजधानी है, पोंडा और मापुसा तक सीमित करने का निर्देश दिया है। जो परेड निकालते हैं सिग्मोत्सव परेड, उसको तीन स्थानों पर कहा सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। अब आइए एक नज़र मारते हैं सिग्मोत्सव महोत्सव के बारे में, सिग्मोत्सव विषय के बारे में। यह एक गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है कि धान की समृद्ध और सुनहली फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कुनबी, गावड़ा, वेलिप सहित विभिन्न कृषक समुदाय द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है जो बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। आइए देखते हैं पहले सिग्मोत्सव महोत्सव भी 2 प्रकार के होते हैं। सिग्मोत्सव 2 प्रकार का महोत्सव होता है। कौन सा, धाकटो सिग्मोत्सव और बादल्लो सिग्मोत्सव। तो ये जो धाकटो होता है वो छोटा होता है और बदल्लो होता है वो बड़ा होता है। अब आइए देखते हैं धाकटो सिग्मोत्सव। तो यह ग्रामीण आबादी, किसानों और मजदूर वर्ग द्वारा मनाया जाता है। तो ये छोटे जो समुदाय द्वारा छोटा महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा, धाकटो। और जो इससे अलग होते हैं ये सभी द्वारा, ये इसमें शामिल होते हैं जो अन्य मध्यम वर्ग हुआ, उच्च वर्ग हुआ, ये उसी में शामिल होता है बादल्लो महोत्सव में, बादल्लो सिग्मोत्सव में। कहाँ पे, गोवा में। और कब मनाया जाता है ये, तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन और चैत्र महीने में एक पखवाड़ा किसे कहते हैं, 15 दिन को कहते हैं। तो एक पखवाड़े से अधिक समय तक मनाया जाता है, 15 दिन से अधिक समय तक मनाया जाता है। यह ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार अप्रैल और मार्च अप्रैल महीने चल रहा है इस समय, तो उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और पखवाड़ा 15 दिन का होता है। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें इस उत्सव में नमन गीत शुरू किया जाता है। नमन गीत शुरू किया जो स्थानीय देवताओं को आह्वान करने के लिए मांड नामक मंच पर ढोल, नगाड़े इत्यादि वाद्य यंत्रों से इसे बजाया जाता है और देवता का आह्वान किया जाता है। जब इस त्यौहार को ढोल नगाड़े को घूम कर बनाते हैं तो इस घूमने वाली प्रथा को क्या कहते हैं, रोमटा मेल कहा जाता है। जो गाँव में घूम कर किया जाता है, ढोल नगाड़े बजाने वाला, जैसे वर्तमान में जुलूस टाइप का होता है, उस प्रकार को रोमटा मेल कहते हैं। इसे रोमटा मेल नृत्य कहा जाता है, रोमटा मेल। और इस उत्सव में घोड़े मोदनी यानी घुड़सवार होते हैं, गोप जो चेहरे पर विभिन्न प्रकार के रंगों का कलर का पोत कर या मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। फुगड़ी लोक नृत्य किए जाते हैं। इस प्रकार के नृत्य इसमें किए जाते हैं। सिग्मो महोत्सव जुड़ी एक महत्वपूर्ण परेड की शुरुआत हुई थी, तो इसे कहते हैं सिग्मो स्ट्रीट परेड, जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए। इसमें क्या किया था, इसमें इसे राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पणजी हुआ, मापुसा हुआ, वास्को हुआ इत्यादि क्षेत्रों से वार्षिक रूप से जगह जगह पर घूम कर इसे आयोजित किया था। इसे परेड टाइप का होता है, जैसे परेड होता है उस प्रकार का इसे ये प्रमुख केंद्र होता है। यह परेड आमतौर पर मराठा युद्ध की ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने का एक पारंपरिक लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह परेड क्या होता है, यह परेड वर्षों से चली आ रही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करती है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के पोशाकों को पहनकर इन लोग भाग लेते हैं। तो इस कारण से यह आकर्षण का केंद्र रहती है। और इसे जो सिग्मोत्सव को भारत के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर भारत में होली के रूप में आता है, होली का जुलूस निकलता है, उस प्रकार से यहाँ परेड निकलती है। और असम और बंगाल में डोल यात्रा के रूप में जाना जाता है, डोल यात्रा। और दक्षिण भारत में से कामदहन के रूप में जाना जाता है। और महाराष्ट्र में सिग्मा और गोवा में सिग्मोत्सव। अगला टॉपिक है सुएज नहर, सुएज कैनाल क्यों चर्चा में है। अभी हाल ही में मौसम खराब के कारण सुएज नहर में एक एयर गिवन या कहीं एयर ग्रीन मिलता है, एक मालवाहक जहाज फंस गया है। ये किसका, ताइवान का जहाज था, फंस गया है। इस कारण से चर्चा में रहा है। इसकी वजह से नहर के दोनों छोर जहाज़ों का जमावड़ा लग गया है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है। इससे खाद्य तेल जो सप्लाई हुआ ये प्रभावित हुआ है, इनके दाम बढ़ने की संभावना ज़्यादा है।
इसी के उपलक्ष्य में भारत ने 4 सूत्रीय प्लान पेश किया है। आइए देखते हैं। आइए पहले एक नज़र मारते हैं सुएज नहर के विषय में। सुएज नहर कृत्रिम समुद्रीय, सबसे पहले आप नोट कीजिए, यह कृत्रिम नहर है, समझ गया। तो सुएज नहर कृत्रिम नहर है जो समुद्री जलस्तरीय मार्ग है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम नहर है। बस इस 2 बार नोट कीजिए, यह कृत्रिम नहर है, समुद्री जलमार्ग है और किसे किसे जोड़ती है, भूमध्य सागर को यानी मेडिटेरियन सी को लाल सागर से जोड़ती है। लाल सागर किसका भाग है, लाल सागर भाग है हिंद महासागर का। तो लाल सागर ना देखिए हिंद महासागर से जोड़ती है, तो ये भी सही हो जाएगा। वैसे लाल सागर बड़ा नाम है अपने आप में, तो लाल सागर नाम दिया जाएगा छोटे छोटे एग्जामों में। और यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है और जोड़ती किसे है, तो यूरोप को जोड़ती है। और इसका अभी फिगर दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप, ये दिख रहे हैं, ये सुएज कैनाल है जहाँ स्टार बना, ये सुएज कैनाल है। तो ये क्या है, रेड सी लिखा हुआ है, ये मेडिटेरियन सी है, तो इसको जोड़ती है, तो इसे जोड़ती है। ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, तो यूरोप को जोड़ती है और इससे अलग करती है। किस मिस्र में है, तो किस मिस्र कहाँ पर है, ये मिस्र में है। तो सुएज नहर किस में है, मिस्र में है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को अलग कर रही है और एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है, क्योंकि मेडिटेरियन सी यूरोप महाद्वीप का भाग है और ये काला सागर है। अब क्वेश्चन ये पुट हो सकता है कि मिस्र किन देशों से लगा हुआ है, मिस्र की सीमा, तो नोट कीजिएगा, ये क्या है, दक्षिण सूडान है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में लीबिया है। और ये कहाँ पर दिखता है, पूर्व में क्या है, लाल सागर है। उत्तर में क्या है, मेडिटेरियन सी है। और ये किसे जुड़ता है, जॉर्डन से, देख रहे हैं आप। और इजराइल आपको हो सकता है साफ नहीं नजर ना आ रहा, आप इसे गूगल कर लेना, मैप को गूगल कर लेना और जो आसपास जुड़े क्षेत्र हैं इन्हें जरूर कर लेना। और मिस्र को नील नदी का बदन करते हैं। नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। एक श्वेत नील है, नीली नील और वाइट नील है, 2 नील से मिलकर बनती है नील नदी। सुएज देखते हैं, सुएज नहर विश्व के सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शिपिंग लाइन है और विश्व के कुल व्यापार का 12% से अधिक व्यापार यहाँ होता है, 12%, जिसमें क्रूड ऑयल हुआ, कच्चा तेल हुआ है, प्राकृतिक गैस हुआ, अन्य मालवाहक हुए, ये पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं। ठीक है। सुएज नहर प्राधिकरण यानी सुएज कैनाल अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में लगभग 19,000 या लगभग प्रतिदिन आप लगाएं, औसतन प्रतिदिन 51 जहाज निकलते हैं। और अगर 51 निकलते हैं तो अगर ये जाम हो गया है, अगर आप ऐसा लगता है कि अब 10-15 दिन और लगेंगे, समझिए 100-500 जहाज तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे वहाँ पर, तो क्या होगा, जो विश्व व्यापार प्रभावित होगा और लगभग 1.17 बिलियन टन जो माल होता है इस रास्ते से भेजा जाता है यूरोप महाद्वीप में, यूरोप क्षेत्रों में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना यूरोप के लोगों को हानि होगी, क्योंकि वहाँ उन्हें जो चीज़ मिलेगी वो महंगे दाम में मिलेगी, क्योंकि इससे रेट बढ़ सकता है अंतर्राष्ट्रीय। नहीं तो एक दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाशेंगे, जो ये आगे देखते हैं। तो यह नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख आय का स्रोत है। यह अफ्रीका देश में पिछले साल इस नहर से 5 बिलियन, लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ था अफ्रीका देश को, क्योंकि इस नहर के माध्यम से ही अफ्रीका में आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। मिस्र नहर वर्ष 2015 में विस्तार करने की, मिस्र ने जो इस सुएज नहर को 2015 में इसके विस्तार करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि मालवाहक जहाज़ों की प्रतीक्षा का समय, जो वेटिंग टाइम है, उसे कम करना और वर्ष 2023 तक यानी 2023 तक नहर का उपयोग करने के लिए जहाज़ों की संख्या को दोगुना करना, जिससे बहुत अधिक मात्रा में जहाज, जैसे इस नहर को चौड़ा करेंगे तो इससे एक बार में 2 जहाज जा सकेंगे। अब आइए इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, इतिहास के बारे में। तो सुएज नहर को पहली बार भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, पर सोचो है। और इसे कब बनाया गया था, तो 1869 में नौ परिवहन के लिए खोला गया था। 1869 में बनकर तैयार हुई थी। और कब कितने सालों में, 1859 में इसका स्टार्ट हुआ था कार्य और 10 सालों में बनकर तैयार हुई थी। 69 में इसे खोला गया था। 150 साल पुरानी इस नहर को शुरुआती में ब्रिटिश और फ्रांसीसियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो पहले ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में थी, और लेकिन 1956 में मिस्र ने इसे राष्ट्रीयकृत कर दिया, यानी अपने अंडर कर लिया, जिस कारण से मिस्र के ऊपर अटैक किया गया था, आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। फिर भारत और अमेरिका के सहयोग से इस संकट को दूर किया गया था। मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सुएज संकट, जिसे क्या कहते हैं, जब अटैक कर दिया तो इसे किस नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुएज संकट, जो 1956 में सामने आया था, क्योंकि 1956 में इसे राष्ट्रीयकरण घोषित किया गया था, जब मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, अब्देल नासिर ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इस नहर का स्वामित्व सुएज नहर कंपनी, सुएज कैनाल कंपनी के पास है, जो फ्रांसीसी और ब्रिटिश हितों द्वारा नियंत्रित था। अब क्या हो गया, अब किसके नियंत्रण में आ गया है, अब यह राष्ट्रीयकरण हो गया, तो सुएज नहर मिस्र के नियंत्रण में आ गया है। सुएज नहर को 5 बार बंद किया गया है।
अंतिम बार इसे कब 8 वर्षों के लिए बंद किया गया था, कब 8 साल के लिए बंद कर दिया गया था 1967 में, 1967 में से बंद कर दिया गया था लास्ट टाइम। और इसे फिर 8 वर्ष बाद 1975 में खोला गया था सभी के लिए। तो आपको मैं फिगर दिखा चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए सेशन का। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।